नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये फिजिक्स का चौथा पार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं और याद करते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली के अनुसार कहा गया है कि जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा ना वहाँ दाब कम होता है। ठीक है, तो बर्नौली के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा वहाँ दाब दोस्तों कम होगा। आगे देखेंगे। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? द्रव चालित दाब के बारे में। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? द्रव चालित दाब के बारे में। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? द्रव चालित दाब के। जब बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। ठीक है। आंधी आने पर छप्पर उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आएगा तो छप्पर उड़ जाएगा, तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाती है क्योंकि ऊपर क्योंकि कहता है कि आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाती है क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम होता है। ठीक है, आगे चलो। वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य, वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा ये भी कार्य करता है बर्नौली सिद्धांत पर। वायुयान ऊपर उठता है बर्नौली सिद्धांत पर, और फुहारा जो स्प्रे होता है वो भी बर्नौली सिद्धांत में ही कार्य करता है। सेंट या स्प्रे आधारित है बर्नौली सिद्धांत पर। अच्छा, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। द्रव के प्रवाह को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। द्रव चालित बैक ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पे। ये तो आप जानते हैं। यहाँ देखेंगे, कहता है कि बुनसेन बर्गर किस सिद्धांत पर बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली सिद्धांत पे। ठीक है, तो बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली सिद्धांत पे। द्रव के प्रवाह को मापते हैं वेंचुरी मीटर से। इसको याद रखेंगे, द्रव के प्रवाह को दोस्तों वेंचुरी मीटर से मापते हैं। अब सरल आवर्त गति है। किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं दोलन गति। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं दोलन गति। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करता है वो आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, मात्रक सेकेंड होता है। अच्छा, कंपन कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, आगे चलिए। याद तो हो ही रहा होगा। जो याद है आपको वो हम एक बार बोलेंगे, जो आपको याद नहीं है उसको तीन चार बार बोलेंगे। ठीक है, अतः एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। ठीक है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यायन बल कहते हैं। जैसे स्प्रिंग को समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल है ना उसको हम प्रत्यायन बल बल कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यायन बल कहते हैं। आगे चलिए। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाता है तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाता है तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे ना तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कहता है
कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाता है तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगर कोई भी आदमी, लड़की हो या लड़का हो या छोटा बच्चा हो, वो झूला झूलते खड़ा हो जाएगा, उसी समय झूलते झूलते खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी करने पर उसका आवर्तकाल रूट दो गुना बढ़ जाता है। ठीक है। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी करेंगे तो उसका आवर्तकाल रूट दो गुना बढ़ जाता है। ठीक है। जब लोलक की लंबाई चौगुनी करेंगे तो उसका आवर्तकाल दुगुनी हो जाएगा। जब लोलक की लंबाई चौगुनी करेंगे तो उसका आवर्तकाल दुगुनी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें आप, ध्यान दीजिएगा कि कोई लड़की झूला पर खड़ा है, कोई भी आदमी खड़ा है, तो झूला झूल रहा है, खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी करने पर उसका आवर्तकाल रूट दुगुना हो जाता है, और जब लोलक की लंबाई चौगुनी करेंगे तो उसका आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहता है किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तरंग एवं गति। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। जल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। जल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है तरंगदैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक मीटर या एंगस्ट्रम होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक मीटर या एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक बार फिर से देखेंगे। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य जो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग जो है ना, दोनों का दोनों यांत्रिक तरंग होता है। ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग यांत्रिक तरंग है। जल तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जल तरंगे होती है अनुप्रस्थ। जल तरंगे होती है अनुप्रस्थ। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ठीक है। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक मीटर या एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ध्वनि। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होता है। ध्वनि गमन नहीं करती है निर्वात में। देखिए माध्यम बताया गया कि ध्वनि की चाल तो सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, तब गैस में। ये आपको याद है, ज़्यादा समय नहीं। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होता है ठोस में होता है एल्युमिनियम में, 6120 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है? एल्युमिनियम में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है? एल्युमिनियम में, 6120 मीटर प्रति सेकेंड। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन में। ठीक है। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन में। वो कौन सा गैस है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? वो हाइड्रोजन है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड। एक बार फिर से देखेंगे इसको। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है? हाइड्रोजन में होता है 1284 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। हाइड्रोजन गैस में जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में ध्वनि की वेग 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि का वेग 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि का वेग 1483 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, लोहा या स्टील में ध्वनि का वेग 5130 मीटर प्रति सेकंड। लोहा स्टील में ध्वनि का चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। दोस्तों इसको एक बार और देखिएगा। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। जल में ध्वनि का चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड।
जल में ध्वनि का चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड, लोहा या स्टील में ध्वनि का चाल 51 से 30 मीटर प्रति सेकंड। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती है डॉपलर प्रभाव के कारण। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है डॉपलर प्रभाव के कारण, ठीक है, और घटती है वो भी डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में। डॉपलर प्रभाव का डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में, ठीक है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है मैक संख्या। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। आगे देखिएगा, पराध्वनिक पराध्वनिक चाल सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है 1 से अधिक। पराध्वनिक चाल की मैक संख्या होती है 1 से अधिक। पराध्वनिक चाल की मतलब सुपरसोनिक चाल की मैक संख्या 1 से अधिक होता है। अच्छा, अति पराध्वनिक चाल माने हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या 5 से अधिक होता है, ठीक है। तो अति पराध्वनिक चाल मतलब हाइपरसोनिक स्पीड का मैक संख्या होता है 5 से अधिक। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनते हैं हाइड्रोफोन से। एक बार फिर से देखेंगे। पाराध्वनिक चाल माने सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या, मतलब पाराध्वनिक चाल बोलिए या इंग्लिश में सुपरसोनिक स्पीड बोलिए, ठीक है। तो पाराध्वनिक चाल या सुपरसोनिक चाल का मैक संख्या 1 से अधिक होता है, ठीक है। लेकिन अति पराध्वनिक चाल हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है 5 से अधिक। अति पराध्वनिक चाल हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है 5 से अधिक। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर, ठीक है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला हाइड्रोफोन मशीन है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रति 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। वायु में मतलब हवा में प्रति 1 डिग्री तापमान बढ़ाएंगे ना तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का, प्रेशर का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त मतलब आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। शुष्क वायु में कम होगा, नमी युक्त में ज़्यादा ध्वनि की चाल होगा, ठीक है। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि का तरत्व दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो क्या है कि ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का जो तरत्व होता है वो अधिक होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि 45 डेसिबल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि की तीव्रता 45 डेसिबल माना जाता है, ठीक है। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है। जोर से बातचीत की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल। जोर से बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल होता है। देखिए, साधारण बातचीत से ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है, लेकिन जोर से बातचीत करेंगे ना तो उसका जो तीव्रता हो जाएगा 50 से 60 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है वह 95 डेसिबल है। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है वो 95 डेसिबल है, ठीक है, 95 डेसिबल।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी दोस्तों 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक बार और देखिए, ध्वनि तीव्रता की वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन पाता है 95 डेसिबल है। अच्छा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि होता है ध्वनि तरंगों के परावर्तन से। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड के लिए रहता है, तो आप जानते हैं। चलिए, इरेटो एस्थेटो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। हृदय की धड़कन सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, वो जो आला डॉक्टर लोग लगा के रखता है ना दोस्तों, वही स्टेथोस्कोप है। तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। हृदय की धड़कन सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप की खोज किया था रेते लेनेक ने। रेते लेनेक ने स्टेथोस्कोप की खोज रेते लेनेक ने। स्टेथोस्कोप की खोज रेते लैनिक ने। स्टेथोस्कोप की खोज रेते लैनिक ने, फ्रांस के हैं। तो स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया था? रेते लैनिक ने। ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंगे एक तो अनुदैर्ध्य होती है और गमन करती है लंबवत। 20 एचजेड से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है अपस्रव। 20 एचजेड से नीचे की आवृत्ति वाला ध्वनि तरंग अपस्रव तरंग कहलाता है। जो 20 एचजेड से जो 20 एचजेड से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है ना दोस्तों, उसको हम अपस्रव तरंग कहते हैं। अच्छा, 20 एचजेड से 20,000 एचजेड की बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग कहलाता है स्रव तरंग। ठीक है, तो आप क्या देखें कि 20 एचजेड से 20,000 के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे स्रव तरंगे कहलाती है। अच्छा, 20,000 से ऊपर 20,000 एचजेड से ऊपर वाली आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे दोस्तों पराश्रव तरंग कहलाता है। सोनार तकनीक किया जाता है पराश्रव तरंगों का। सोनार तकनीक में उपयोग किया जाता है पराश्रव तरंगों का। सोनार तकनीक में उपयोग किया जाता है पराश्रव तरंगों का। सोनार तकनीक में प्रयोग किया जाता है पराश्रव तरंगों का। पराश्रव तरंगों कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब। कुत्ता भी पराश्रव सुन सकता है, बिल्ली भी, चमगादड़ भी, डॉल्फिन मछली। तो पराश्रव तरंगे सुन सकता है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन मछली। ठीक है दोस्तों, हमारा कान सुन सकता है श्रव तरंगों को। सिर्फ हमारा कान केवल श्रव तरंगों को ही सुन सकता है, ना ही अपश्रव को, ना ही प्रश्रव को, सिर्फ श्रव तरंगों को सुन सकता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ध्वनि तरंगों में दोस्तों ध्रुवन नहीं होती है। प्रावर्तन अपवर्तन होता है लेकिन ध्रुवन ही नहीं होता है। जो ध्वनि तरंगों में ध्रुवन नहीं होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग को देखेंगे। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मैक्सवेल के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? प्रयोग में माने किसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था? तो मैक्सवेल के द्वारा लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों अपस्रव विद्युत चुंबकीय, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते, ज्यादा छोटा हो गया ना। हाँ। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग बना होता है फोटोन का। विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों बना होता है फोटोन का। विद्युत चुंबकीय तरंग बना होता है फोटोन का। विद्युत चुंबकीय तरंग बना होता है फोटोन का। एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग बना होता है फोटोन की। विद्युत चुंबकीय तरंग बना होता है फोटोन का। एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग है।
एक्स किरण की खोज डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरण की खोज डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरण की खोज डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने किया था। चिकित्सा क्षेत्र में तथा सीसी स्कैन में उपयोग किया जाता है एक्स किरण का। चिकित्सा क्षेत्र तथा सीटी स्कैन, अच्छा, डॉक्टर क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में तथा सीटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में एक्स किरण का उपयोग करते हैं। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य को मापते हैं ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी से। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी से एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य मापते हैं ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी से। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाने वाला तरंग है अवरक्त तरंगे। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाने वाला तरंग है अवरक्त तरंगे। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाने वाला तरंग है अवरक्त तरंगे। टीवी के रिमोट में होता है अवरक्त तरंग, माने इंफ्रारेड। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड। एक बार फिर से देखेंगे इसको। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में एक्स किरण का प्रयोग। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी है। एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगे। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगे। टीवी के रिमोट में होता है अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड। अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। जल शोधक में कीटाणु को नष्ट करने का उपयोग पराबैंगनी किरणें होता है। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोगी होता है पराबैंगनी किरण। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है पराबैंगनी किरण का। जल शोधन में कीटाणु को नष्ट करने में प्रयोग होता है पराबैंगनी किरण का। पराबैंगनी किरण की खोज जोहान रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरण का खोज जोहान रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरण का खोज जोहान रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरण का खोज जोहान रिटर ने किया था। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई ऊर्जा विकिरण कहलाता है कॉस्मिक किरणें। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण। कॉस्मिक किरण होता है आवेशित कण। कॉस्मिक किरण होता है आवेशित कण। दृश्य किरण का खोज न्यूटन ने किया था। दृश्य किरण का खोज न्यूटन ने किया। एक बार फिर से देखेंगे। अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शेल ने किया। अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शेल ने किया। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरण की खोज जोहान रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज जोहान रिटर ने किया था। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुआ सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है कॉस्मिक किरणें। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण। दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने किया है। दृश्य किरणों की खोज दोस्तों न्यूटन ने किया है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? आयन मंडल से। प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। एक बार फिर से। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया है। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस परत से परावर्तित होता है? आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल में किस परत से परावर्तित होता है? आयन मंडल से। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है। प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अगला है सेलुलर फोन, रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण रेडियो तरंगों का होता है। सेलुलर फोन होता है दोस्तों रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण का प्रसारण होता है रेडियो तरंग द्वारा। ठीक है। रडार शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। रडार या शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए भी रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। रडार या शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। एमआरआई मशीन के
में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। हृदय के कंपन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अपस्रव तरंग। हृदय के कंपन से कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? अपस्रव तरंग। हृदय के कंपन से अपस्रव तरंगे उत्पन्न होता है। हृदय के कंपन से अपस्रव तरंगे। एक बार फिर से देखेंगे। सेलुलर फोन, रेडियो और टीवी में सूचना का प्रसारण होता है रेडियो तरंग के द्वारा। सेलुलर फोन, रेडियो और टीवी में सूचना का प्रसारण रेडियो तरंग द्वारा। रडार शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए भी रेडियो तरंग का, रडार या शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए भी रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। एमआरआई मशीन में दोस्तों चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। हृदय के कंपन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अपस्रव तरंग। हृदय की कंपन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अपस्रव तरंग। हृदय की कंपन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अपस्रव तरंगे। अगला है, कीड़ों को घर से दूर भगाने के लिए लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। कीड़ा को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग को, वो जो मशीन एक नहीं मिलता है दोस्तों, धीरे धीरे आवाज करता है वही। तो कहता है कि कीड़ों को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। अच्छा, प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंग की लंबाई का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई, प्रकाश तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। प्रकाश तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, चलिए। ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की होती है ऊर्जा। ऊष्मा की इकाई जूल, कैलोरी व अर्घ है। ऊष्मा की इकाई जूल, कैलोरी व अर्घ है। ऊष्मा की इकाई जूल, कैलोरी व अर्घ है। ठीक है, ऊष्मा की इकाई जूल भी है, कैलोरी भी है और अर्घ भी है। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं कैलोरी। 1 ग्राम जल की ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो मिलेगा, 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक ऊष्मा का मात्रा मिलेगा वह कैलोरी कहलाएगा। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻² जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻²जूल। तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻²जूल। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा की इकाई जूल, कैलोरी व अर्घ है। ऊष्मा की इकाई जूल, कैलोरी व अर्घ है। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻² जूल। थर्म दोस्तों यूनिट है, थर्म यूनिट है ऊष्मा का। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। समझिएगा, तथा 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मतलब जूल प्रति केजी केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसे मतलब जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। ऊष्मा का, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक दोस्तों जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दो निकायों के बीच की ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके तापमान पर। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके तापमान पर। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होता है गुप्त ऊष्मा। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति केजी या कैलोरी प्रति ग्राम। जूल प्रति केजी या कैलोरी प्रति ग्राम। फिर से देखेंगे, उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कहता है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके तापमान पर। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके तापमान पर।
अच्छा, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी या कैलोरी प्रति ग्राम। उस गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति केजी या कैलोरी प्रति ग्राम। उबलते जल की अपेक्षा ही तो आप जानते ही हैं, छोड़िए। बर्फ के गलन की तुलना में गुप्त ऊष्मा 80 के बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है 536 से 540 कैलोरी प्रति ग्राम। जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 से 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा कितना है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। लेकिन जल का वाष्प जो है ना, उसका गुप्त ऊष्मा होता है 536 से 540 प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। अरे यार, चलिए अगला देखिए। चालन संवहन विकिरण है। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोस तथा पारा में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोस तथा पारा में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा। गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। ठीक है, तो ठोस तथा पारा में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि के द्वारा। आगे देखेंगे। अगला है कि पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। पृथ्वी का वायुमंडल भी संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है और विद्युत केतली का पानी भी दोस्तों संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। स्वच्छ रातें बादली छाई रातों की तुलना में ज्यादा ठंडी होती है विकिरण के कारण। अच्छा, स्वच्छ रातें बादलों छाई रात की तुलना में ज्यादा ठंडी होती है विकिरण के कारण। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण के द्वारा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम है। एक बार फिर से देखेंगे। पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। वायुमंडल भी संवहन विधि के द्वारा गर्म होगा और विद्युत केतली भी। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा कौन सा विधि? विकिरण विधि। स्वच्छ रातें बादल छाई रातें, स्वच्छ देखिए इसको समझिएगा। स्वच्छ रातें जो बादल वाली रात होती है ना, उसकी तुलना में ज्यादा ठंडा होता है विकिरण के कारण। ठीक है, स्वच्छ रातें बादल वाली रात की तुलना में ज्यादा ठंडा होता है विकिरण के कारण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का। उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन काफी अच्छा लगा होगा, आपको याद भी हुआ होगा। चलिए याद कीजिए और बने रहिए आगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।